सुधा जुगरान की लिखी कहानी मृगमरीचिका। वह रवीना को रोज़ मॉर्निंग वॉक के समय दिखती क्या, उसे देखने की आदत ही पड़ गई थी। उसका दिखना रवीना की मॉर्निंग वॉक का एक हिस्सा बन गया था। वह जैसे ही मुख्य सड़क से दाईं तरफ छोटी सड़क पर मुड़ती, उसकी आंखें उसके मस्तिष्क को संदेश भेजने लगती। मस्तिष्क पटल पर उसकी तस्वीर बनती और आंखें उसे दूर तक तलाश करने लगती। रवीना को अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हैरत की बात तो यह थी कि उससे आमना सामना हमेशा उसी छोटी सड़क पर ही होता। छोटी सड़क वास्तव में छोटी ही थी और आगे जाकर उसका विलय दूसरी मुख्य सड़क पर हो जाता था। एक तरह से यह सड़क दोनों मुख्य सड़कों को जोड़ने का काम करती थी। वह भी रवीना को उस मोड़ से इस मोड़ के बीच शुरू या अंत में कहीं भी मिल जाती। 15-16 साल की वह कमसिन लड़की मैला सलवार कुर्ता पहने, फटी चुन्नी एक कंधे पर डाल सामने से ढकते हुए कमर में लपेट कस कर बांधे रखती, जिसमें से उसका नव यौवन बिना अंतर वस्त्र के किसी को भी एक नज़र देखने को मजबूर कर देता। साथ में चल रही उसी के जैसे मैला लंबा ढीला सा फ्रॉक पहने एक छोटी सी लड़की से वह अटर पटर न जाने किस भाषा में बात करती हुई चलती। उसके कंधे पर एक बड़ा सा मटमैला सफ़ेद रंग का थैला लटका होता। वे दोनों इतनी तेज चलती कि क्षण भर में ही उसके सामने से गुजर जाती। उसकी देहयष्टि बहुत आकर्षक लगती, जैसे कीचड़ में कमल। लंबी छरहरी सांवली तीखे नैन नक्श वाली उस अल्हड़ किशोरी में भविष्य की एक खूबसूरत नवयौवना के दर्शन होते। रवीना उसे दूर से ही पहचान लेती। कुछ दिन न दिखती तो वह एक अनजानी आशंका से भर जाती, कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो उसके साथ। उसका दिल करता उसे किसी दिन रोक कर उससे कोई बात करे, उसका नाम पूछे, पर फिलहाल उसने उसका नाम किशोरी रख दिया था। कहाँ रहती होगी? इधर तो सब उच्च मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, ज़रूर कहीं दूर से आती होगी। इधर मुख्य सड़क पर कूड़ेदान रखे रहते हैं, कहीं से कूड़ा बिनने आती होगी। उसे किशोरी से अनजाना सा जुड़ाव हो गया था। ब्रांडेड ट्रैक सूट पहने, कंधों तक के बालों की एक पोनी बनाए मॉर्निंग वॉक पर जाती आधुनिक रवीना का जुड़ाव एक कूड़ा बीनने वाली लड़की से। बात अनोखी थी पर सत्य थी। उसे युवा हो रही उस आकर्षक किशोरी की चिंता लगभग उसी की उम्र की अपनी बेटी रियाना जैसी हो जाती। 14-15 वर्ष की रियाना उम्र के नाजुक दौर से गुजर रही थी। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई दे जाते। वह अनायास ही रियाना की तुलना किशोरी से करने लगी। उसकी बेटी की उम्र की किशोरी भी तो इन्हीं दबावों से गुजर रही होगी, लेकिन उसकी बेसिर पैर की चिंताओं से बेखबर किशोरी सुबह फिर वही कपड़े पहने उसी सांचे में ढली छोटी बहन के साथ अटर पटर बोलती बगल से निकल जाती। आज रवीना 4-5 दिन बाद मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। छोटी सड़क पर मुड़ते ही उसकी आंखें किशोरी को ढूंढने लगी। धीरे धीरे वह छोटी सड़क पार कर गई, पर उसे किशोरी न दिखी। उसका मन अनमना सा हो गया। 3-4 दिन बीत गए, तब भी किशोरी न दिखी। आज तो पूरा एक हफ्ता बीत गया था। आज तो उसे ज़रूर मिलना चाहिए। उसका हृदय अनेकों आशंकाओं से गड़मड़ हुआ जा रहा था। घर आकर उसने सुकेश से बात की। बेटी से कहा, तुम तो उस कूड़ा बीनने वाली लड़की के लिए ऐसे पागल हो रही हो जैसे हमारी बेटी हो। अरे, इन लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। ये लड़कियां अधिकतर 10-12 साल की उम्र में ही कूड़ा बीनने लगती हैं। कई बच्चे तो 5-6 की उम्र में ही अपने वयस्क लोगों के साथ जाते जाते कूड़ा बीनना सीख जाते हैं। थोड़ी बड़ी होने पर तो वो पूरी घाघ हो जाती हैं। अधिकतर के माँ या बाप में से एक ही होता है और किसी का तो कोई भी नहीं। थोड़ी बड़ी होकर धंधा भी करने लगती है। कई तो, छी कैसी बात करते हो, ऐसा कैसे सोच सकते हो किसी बच्ची के बारे में। रवीना को बुरा लग रहा था, तेजी से बोली, गलत क्या बोल रहा हूँ? चोरी चकारी में भी पकड़ी जाती हैं, कहीं थाने में बंद न हो तुम्हारी किशोरी। सुकेश ने मामला मजाक में उड़ाकर रफा दफा कर दिया, लेकिन रवीना के दिल से बात न निकली। वह बुझी हुई सी विचार मग्न बैठी ही रह गई। रिलैक्स्ड मॉम, किस चिंता में पड़ गई हैं आप? मुझे विश्वास है आपकी वह फेवरेट कूड़े वाली जल्दी ही आने लगेगी। रियाना ने उसके कंधे थपथपाए और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन किशोरी का कहीं अता पता न था।
कहाँ से पता लगाए उसका। रवीना की आशंका अब उद्विग्नता को पार करने लगी थी। एक दिन वह पास की एक शॉप पर कुछ खरीद रही थी, तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार रद्दी वाले की दुकान पर पड़ी। ओह, उसे पहले क्यों नहीं आया इस दुकान का ध्यान। यह रद्दी का डीलर कूड़ा बीनने वालों से कूड़ा खरीदता रहता है और फिर रिसाइकलिंग उद्योग के लिए भेज देता है। उतावली हो वह सड़क पार करने लगी। दुकान पर पहुंचकर वह उसके मालिक से कुछ पूछ पाती, तभी उसकी नज़र दुकान की बगल वाली गली पर पड़ गई। वहाँ पर कूड़ा बीनने वाली 3 औरतें बिना हुआ कूड़ा छाँट कर अलग अलग कर रही थी। उनके साथ किशोरी के साथ दिखने वाली छोटी लड़की भी थी। उसे देखकर रवीना के अंदर अनायास ही कुछ बहने लगा। किशोरी की खबर जानने का संपर्क सूत्र सामने देख वह ऊपर से नीचे तक तनाव बह जाने से हल्की हो गई थी। वह झपट कर उसके पास गई, पर हठात रुक गई। आखिर क्या बोले इनसे। उसके अचानक सामने प्रकट हो जाने पर वे चारों उसे असमंजस से देखने लगी। उनके चेहरों पर प्रश्न व शंका एक साथ दृष्टिगोचर हो रही थी। उनके चेहरों पर पसरी अजनबियत ने उसे असहज कर दिया। तभी वह छोटी लड़की एक औरत के कान में फुसफुसाते हुए बोली, यह मैडम मुझे और दीदी को रोज़ मिलती है सुबह। बाकी 3 चेहरे उसकी बात कुछ समझे कुछ नहीं समझे। वह पूर्ववत उसे घूरते रहे, लेकिन लड़की की बातों में पहचाने जाने के एहसास ने रवीना के अंदर छाती हुई शंकाओं को स्वर दे दिया था। प्रकृतिस्थ हो उससे मुखातिब हुई। मुझे पहचान रही हो ना बेटा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? नज़र नहीं आती आजकल। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे पूर्ववत घूरती रही। अलबत्ता उस औरत ने जिससे लड़की ने उसे पहचाने जाने की बात कही थी बोली, सुगना से कुछ काम है क्या मेम साहब? ओह, सुगना नाम है उसका। रवीना को खुशी हुई। एक लापता लड़की का नाम जानकर कुछ सोचकर बोली, हाँ काम तो है सुगना से। बता सकती हो वो कहाँ है और कब आएगी? क्या काम है? कहकर वह पूर्ववत कूड़ा छांटने लगी। उसका स्वर सपाट था, जैसे वह बात खत्म करने के मूड में हो, लेकिन रवीना हाथ आए इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। तुम मुझे इतना बता दो कि उससे कैसे मुलाकात हो सकती है, रवीना सोच रही थी। वह आगे पूछेगी क्यों मुलाकात करनी है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। दोनों तरफ आशंकाएं सिर उठा रही थी। फिर शायद उस औरत की आशंका को कोई विश्वास का सूत्र मिल गया था। लड़की इन्हें पहचानती है, बोली, उसका फ़ोन नंबर लिख लो। वह अपना डिबिया वाला बदरंग सा मोबाइल कमर से निकालकर रवीना की तरफ बढ़ाती हुई बोली, मुझे नहीं आता देखना। उसी ने अपना नंबर मेरे मोबाइल में भर दिया था। रवीना को आश्चर्य और खुशी एक साथ हुई। इन सब के पास मोबाइल है, क्यों नहीं होगा? ये लोग भी तो आखिर कामकाजी हैं, मोबाइल इनके लिए भी ज़रूरी है। उसने सगना नाम से नंबर ढूंढा और अपने मोबाइल में सेव कर लिया। उसने देखा औरत के मोबाइल में ज़रूरत भर के ही नंबर थे, लेकिन सुगना काफ़ी दिन से नहीं आ रही। आखिर क्या बात है? मोबाइल वापस देते हुए वह बोली। उसे लगा अब कुछ जान पहचान हो गई है तो कारण ज़रूर बता देगी। उसके दोनों हाथ बहुत जख्मी हो गए हैं मेम साहब, इलाज करवा रही है। काम पर आ सकने के लायक नहीं है, इसलिए तो उसकी बहन आ रही है कूड़ा बीनने। बोलते हुए उस औरत के चेहरे पर सगुना के लिए कोई दर्द नहीं उभरा। उसकी बात सुन और तटस्थता देख उसका खुद का दर्द और गहरा हो गया था। कैसे जख्मी हो गया? चोट बहुत ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा क्या और कम क्या? हमारे काम में तो यह खतरा बना ही रहता है। कूड़ा बीनने में खतरे वाली कौन सी बात है? उसे बात समझ नहीं आई। खतरा कैसे नहीं? कूड़ा बीनते हैं, फूल नहीं चुनते। सुगना को ही देख लो। बताओ तो सही क्या हुआ उसे? वह व्यग्र हो रही थी। लोग भी टूटा कांच जहरीली चीज़ों को अलग नहीं कर पाते। सुगना एक पॉलीथीन के अंदर हाथ डालकर अंदर की चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अंदर किसी एसिड जैसी चीज़ की बोतल थी जो उसके हाथ में उठाते ही टूट गई और जो कुछ उसके अंदर था उसके दोनों हाथों में गिर गया। कितनी तड़पी बेचारी, दर्द और जलन के मारे, और कांच टूटने से उसके हाथ कई जगह से कट गए। रवीना का हृदय अंदर तक पसीज गया। घर आते समय सोच रही थी उससे बात करके उसके घर का पता पूछकर उसके घर जाएगी, जो मदद बन पड़ेगी कर देगी। घर आकर सुगना का नंबर मिलाने की उतावली ऐसी थी कि पहुंचते ही उसने सुगना का नंबर लगा दिया। 2-3 कॉल के बाद फ़ोन उठा। सुगना की आवाज़ सुनकर रवीना को लगा उसे शाम तक इंतज़ार कर लेना चाहिए था।
तब तक उसकी छोटी बहन आज सुबह का वाकया उसे सुना देती तो उसे अपना परिचय देने में आसानी होती। सुगना, वह आराम से बोली, मैंने तुम्हारी बहन से तुम्हारा नंबर लिया, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मिल सकती हो? क्या काम है? उसकी आवाज़ बेहद शुष्क थी। मेरे चोट लगी है, मैं आजकल कूड़ा बीनने के लिए भी नहीं जा रही हूँ। हाँ, बताया तुम्हारी बहन ने। तुम कहाँ रहती हो? मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने। सुगना की तरफ से चुप्पी थी। शायद वह अपने अंदर ही उत्तर ढूंढ रही थी कि मैं उससे क्यों मिलना चाहती हूँ। क्या काम है आपको? मैं तो आपको जानती भी नहीं। तुम मुझे पहचान जाओगी। सुबह जब तुम कूड़ा बीनने जाती हो तो मैं सैर पर जाती हूँ। सुगना को शायद कुछ पहचाने जाने का एहसास हो गया था। बोली, जब हाथ ठीक हो जाएंगे तब काम पर जाऊंगी, तब ही मिलूंगी। यह उसकी बात खत्म करने के बाद की चुप्पी में छुप गया था। रवीना समझ गई सुगना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उसके जैसी लड़कियां रवीना जैसी हैसियत की महिलाओं की मंशा में सिर्फ स्वार्थ ही ढूंढ सकती हैं। फिर भी उसने एक कोशिश की। दरअसल मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर है। उसने थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारा इलाज ठीक से होगा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सुगना चुप रही। तुम्हारी इतनी छोटी सी बहन कूड़ा बीनती है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बस अंदाज़ा दे दो। सूखी नदी के पार जो मलिन बस्ती है वहीं रहती हूँ। मेरे नाम से कोई भी बता देगा। सुगना ऐसे बोली जैसे वह कोई नामचीन हस्ती हो। रवीना जब सुगना के बताए अनुसार उसकी बस्ती में पहुंची तो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसे भी लोग रहते हैं, जीते हैं और खुश भी रह लेते हैं। गंधाती नालियाँ, भिन भिनाती मक्खियाँ, मच्छर, नंगे पैर घूमते नंग धड़ंग बच्चे, एक दूसरे के सिर पर जू मारती स्त्रियाँ। घरों की दीवारें कहीं टिन की है तो कहीं बांस की टट्टियाँ लगी हैं। दरवाजों की जगह मोटे गंदे पर्दे झूल रहे हैं। कहीं पुरानी चादर ही दरवाजे पर लग रही है। शायद यह भी उन्हें कचरे से मिला हो। कचरे के जिस ढेर के सामने से गुजरते हुए उस जैसे लोग नाक मुंह रुमाल से ढक लेते हैं, उसी गंधाते ढेर के बीच सुगना जैसे लोगों की पूरी जिंदगी सांस लेती है। गंदगी से बचते बचाते मुंह नाक रुमाल से ढक कर उसने एक बच्चे को सुगना का घर बताने के लिए कहा तो बच्चा इतनी तत्परता से चल दिया जैसे इन फिल्म हीरोइन सी मतलबी मेम साहब को सुगना का घर बताने जैसा महत्वपूर्ण काम उससे छूट न जाए। बाकी बच्चे भी उसके पीछे पीछे चल दिए थे। इधर उधर बिखरी महिलाएं उसे आश्चर्य से देख रही थी। शायद ये सब उसे किसी समाज सेवी संस्था की कार्यकर्त्री समझ रहे हैं। सुगना के पर्दे वाले दरवाजे पर खड़े होकर 3-4 बच्चे सप्तम स्वर में आवाज देने लगे, सुगना दी, सुगना दी। क्या है? सुगना बच्चों को 2-4 गालियां देती बाहर निकली और उसे देखकर ठिठक गई। लेकिन रवीना उसके घर को परख रही थी। उसके लिए जीवन का यह सर्वथा एक नया अनुभव था। सुगना का घर भी किसी कूड़े के ढेर से कम न था, जिसमें पर्दे से लेकर छत बनाने में भी अनेक कूड़ों से मिली चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। उसे देखकर सुगना ने सभ्यता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हाथ जोड़े। उसके हाथ वास्तव में बहुत जख्मी थे, कटे हुए और जले हुए भी। रवीना के हृदय में मिला जुला सा कुछ पिघल गया। उसके हाथ में पकड़ा दवाइयों का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया, साथ में कुछ रुपए भी। रुपए देख सुगना की आंखों में आत्मीयता पिघल गई। पर्दा पूरा हटा, पैकेट पकड़ लिया। मैं तुम्हें समझा देती हूँ कौन सी दवाई कब लगानी है। वह केमिस्ट को पूछकर अंदाजे से 2-3 मरहम ले आई थी, पर सुगना को तो सचमुच डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत थी। तुम्हारे जख्म तो बहुत ज़्यादा हैं, कल मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी। सुगना के कहने पर एक बच्चा अंदर से एक मैली सी प्लास्टिक की कुर्सी उठा लाया। कुर्सी का एक हत्था प्लास्टिक की डोरी से बंध कर सुशोभित हो रहा था। बैठिए मेम साहब, पानी लाऊं? रवीना को अंदर से उबकाई आ गई। दलित गरीब के घर में भोजन करते अखबार में छपे राजनेताओं के फोटो उसके मस्तिष्क पटल पर कौंध गए। वे प्रोग्राम तो सब प्री प्लान्ड होते हैं। यहाँ आकर कोई नेता एक गिलास पानी भर भी पी ले। सचमुच वह सच्चे मन से सुगना की मदद करने आई है, पर गंदगी व बीमारियों के ढेर पर बैठे इन लोगों के घर में पानी तो वह भी नहीं पी सकती। नहीं, मैं ठीक हूँ। हटे पर्दे से रवीना की कौतूहल भरी नजरें अंदर का मुआयना कर रही थी। पन्नियां, फटे हुए कुशन कवर, चादरें, टूटी मेज, पुराने बर्तन, किनारे पर रखे प्लास्टिक के
2 कप, एक बड़ा कप जिस पर बार्बी डॉल बनी थी। साफ लग रहा था कि अधिकतर वही सामान है जो लोग कूड़े में फेंक देते हैं। सुगना को अपनी नज़र का पीछा करते देख उसने नज़रें हटा ली। तुम कल आना, मेरा मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास। जब उस छोटी सड़क पर पहुंच जाओ तो फ़ोन कर देना, मैं घर समझा दूंगी। कहकर वह वापस पलट गई। सुगना ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आएगी भी या नहीं। वह उससे बहुत सी बातें करना चाहती थी। उस सुंदर लड़की में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। यह इतनी सुंदर कैसे है, जबकि छोटी बहन साधारण सी लगती है। हो सकता है माता पिता में से एक सुंदर रहा होगा। एक नहीं, रवीना रात में सुकेश से बातचीत करती हुई बोली। दोनों बाप बेटी ने पहले तो उसकी एक खूब टांग खींची। मम्मी की फेवरेट कूड़े वाली मिल गई। चलो, एक समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी शुरू हो गई। आखिर वह सुंदर कैसे है? सुकेश ने बहुत अर्थपूर्ण नज़रों से रवीना की तरफ देखा, जिसमें एक रहस्यमय परिहास घुला था। मम्मी, मेरे ख्याल से उसकी इस खूबसूरत फेवरेट कूड़े वाली को भी सबसे सुंदर लड़की की तरह चुना जा सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि चीन के एक लोकप्रिय इंटरनेट पोर्टल ने कूड़ा बीनने वाली एक तिब्बती लड़की को एक वीडियो में संघाई एक्सपो में इधर उधर फेंकी बोतलों को चुनते देख उसे सबसे सुंदर लड़की घोषित किया था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उसके प्रयास की बहुत सराहना भी हुई थी, रवीना बोली। रवीना ने बाप बेटी को सह नहीं दी। वह कल आने वाली सुगना के बारे में सोच रही थी, लेकिन दूसरे दिन वह इंतजार ही करती रह गई। सुगना नहीं आई। फ़ोन मिलाया तो उठा नहीं। ऑफिस से घर आई सुकेश उसको व्यर्थ चिंतित देख नाराज हो गए। तुम आजकल ये क्या जंजाल ले बैठी? जब आ जाएगी तो थोड़ा बहुत पैसे की मदद और कर देना। इस तरह हर वक्त उसके बारे में सोचना बंद करो। सुकेश एकाएक तल्ख से हो गए। सुकेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन बच्चियों की मदद करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं? एक नोबल वर्क होगा। वो कूड़े वाली बुलाने पर भी नहीं आई और तुम पर तो बहुत आगे का फितूर शुरू हो गया। अरे, इन सबको अपनी ज़िंदगी ऐसे ही प्यारी होती है। थोड़ा बहुत पैसे की मदद कर दो बस। स्कूल में डालना क्या इतना आसान है? एक बार स्कूल में नाम लिखाकर उनकी निगरानी करोगी कि वे स्कूल जा रही हैं या नहीं। क्यों नहीं जाएंगे स्कूल? इन बच्चों के बारे में क्या सभ्य समाज को सोचना नहीं चाहिए? किस किस के बारे में सोचोगी? भारत में कूड़ा बीनने वालों की संख्या 15 से 40 लाख के बीच है। इसमें से 40% महिलाएं और 30% कम उम्र की लड़कियां कूड़े के ढेर में सशक्तिकरण तलाश रही हैं। अकेले दिल्ली में करीब 5 लाख लोग सड़क पर कूड़ा बीनते हैं। कितनी बच्चियां वर्णमाला का ककहरा सीखने से पहले यौन संबंधों का ककहरा सीखने लगती हैं। सुकेश रोष में बोले। इसलिए तो दिल दुखता है मेरा, जब हमारे बच्चे स्कूल बैग और पानी की बोतल लेकर स्कूल ड्रेस में सज धज कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे कंधे पर कूड़े वाला बैग लेकर कूड़े के ढेर में हमारे घरों में फेंकी हुई चीज़ों में अपना अपंग भविष्य तलाश रहे होते हैं। सोचो, सुकेश, इस अनौपचारिक क्षेत्र ने देश को कूड़ादान बनाने से बचाया हुआ है। खुद बीमारियों में गंदगियों से गलभैया कर कर हमें स्वच्छ वातावरण मुहैया कराया है और हमारा समाज इन्हें देख नाक मुँह सिकोड़ता है। इनकी मुश्किलों से अनभिज्ञ ही रहना चाहता है। रवीना भी तल्ख हो गई। रवीना को उन बच्चियों के प्रति इतना गंभीर व भावुक देख सुकेश चुप हो गए। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, कह टीवी के चैनल बदलने लगे। रवीना अगले दिन भी सुगना का इंतजार करती रही। सुगना पूरे 3 दिन बाद आई। कूड़ा बीनने वालियों को उनकी कर्मस्थली के आसपास रहने वालों का हल्का फुल्का ज्ञान रहता है, इसलिए उसने सीधे घर पहुंचकर घंटी बजा दी। रवीना गेट पर गई तो सुगना को देखकर चौंक गई। अरे सुगना, तुम! 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्यों नहीं आई? मेम साहब हाथ आपकी दी हुई ट्यूब से ठीक हो रहे थे, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अरे पर आना तो चाहिए था, फिर आज कैसे आ गई? काम नहीं है मेम साहब, कूड़ा बीनने लायक नहीं हुई अभी, ये छुटकी अधिक नहीं कर पाती। मैंने सोचा आप घर का कोई काम दे देंगी तो पेट भरने लायक हो जाएगा। रवीना का हृदय पसीज गया। सुगना शायद अभी नहीं आती, अगर पेट की भूख उसे मजबूर नहीं करती। तुम दोनों यहाँ बरामदे में बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। दोनों बहनें भूखी थी, बैठ गई। रवीना ने एक प्लेट में सब्जी रोटी डालकर उन्हें दे दी। एक बोतल पानी की पकड़ा दी। दोनों भूखी थी, जल्दी जल्दी खाने लगी। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई।
रोटी सब्जी खाकर दोनों ने पानी पिया और तृप्त हो गई। पेट भरने की तृप्ति कुछ अलग ही भाव से चेहरे को भर देती है। रवीना उनमें आए परिवर्तन को देख रही थी। मेम साहब, कोई काम है? बाहर की सफाई या बागवानी का काम भी अच्छे से कर लूँगी, पर तुम्हारे हाथ तो जख्मी हैं। दोनों बहनें मिलकर कर लेंगी। ये चुटकी जिन औरतों के साथ कूड़ा बीनने जाती हैं वे इसका पूरा हिस्सा नहीं देती हैं, पैसे मार जाती हैं इसका। रवीना उन दोनों के लिए शिक्षा अर्जित करने का साधन ढूंढ रही थी और वे सिर्फ धन अर्जित करने की बात सोच रही थी। उनके सामने मस्तिष्क की भूख कोई मायने नहीं रखती थी। मैं तुम दोनों बहनों को स्कूल में पढ़ाऊंगी, जाओगी स्कूल? दोनों ने अपनी अजीब सी निगाहें उसके चेहरे पर बिछा दी। मेम साहब, स्कूल जाएंगे तो खाएंगे क्या? सुगना थोड़ी देर बाद बोली, मैंने 6ठी पास कर रखी है और इस छुटकी ने 2री। मेरे बापू की छोटी सी चाय की दुकान थी। हम दोनों बहनें और सबसे बड़ा मेरा भाई। मेरे पिताजी बीमारी में एक दिन मर गए। माँ ने दुकान संभाली, पर भाई गलत संगत में पड़ गया। माँ के पैसे चुराकर गुंडे दोस्तों के साथ उड़ा देता। हम दोनों बहनें स्कूल जाती थी। भाई के गुंडे दोस्त हमारा पीछा करते, फिक्रा कसते। बापू के जाते ही सब कुछ बदल गया। माँ हमें लेकर यहाँ आ गई, लेकिन एक दिन माँ भी मर गई और हम दोनों बहनें ही रह गई। एक सांस में अपनी कहानी सुना। सुगना की वीरान आंखों में चंद कतरे उन सुनहरे लम्हों की याद में तैर आए थे। मैं तुम्हारा स्कूल का खर्चा उठाऊंगी, घर का कुछ काम भी दूंगी, तुम पैसा भी कमा लोगी और पढ़ भी लोगी। रवीना ने हसरत से सुगना की तरफ देखा, लेकिन पढ़ कर क्या होगा? कोई मास्टरनी तो बन नहीं जाऊंगी। इस छुटकी को डाल दो स्कूल में। मैं तो अब बड़ी हो गई। सुगना की आंखें अर्थपूर्ण गहरी मुस्कुराहट से भर गई। इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। मैं तुम दोनों को घर पर भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आप हमें क्यों पढ़ाना चाहती हैं? सुगना एकाएक उकताकर बोली। रवीना असमंजस में पड़ गई। इन्हीं की भलाई के लिए उन्हें स्पष्टीकरण भी देना है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, कूड़ा बीनने में अपना जीवन खराब कर रही हो। आखिर शिक्षा पर तो हर बच्चे का अधिकार है। रवीना ने अपनी दलील दी। पढ़ भी लेंगे तो भी क्या? सुगना किसी बड़ी बूढ़ी की तरह बोली। पढ़ लिख कर कूड़ा बीनेंगे, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना मेम साहब। खूब पढ़े लिखों को तो नौकरियों के लाले पड़े रहते हैं। फिर 10वीं 12वीं करके हमें कौन सी नौकरी मिलेगी? न घर के रहेंगे न घाट के। अल्प शिक्षित सुगना की दलील से अल्प समय के लिए वह निरुत्तर हो गई। काफ़ी हिल हुज्जत हुई। दोनों ने एक दूसरे के तर्क काटे, अपनी दलीलें दी। आखिर सुगना चुप हो गई। ठीक है मेम साहब, लिखा दो हमारा नाम स्कूल में। रवीना को लगा एक बड़ी जंग जीत ली। सुकेश को बताया। रियाना ने सुना तो बोली, मम्मी ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपकी ये कूड़े वालियाँ रोज़ स्कूल चली जाएं। रवीना ने दोनों का नाम स्कूल में लिखा दिया। उनके लिए ड्रेस, स्कूल बैग, जूते, किताबें आदि सब ज़रूरत का इंतज़ाम कर दिया। कुछ नए कपड़े भी खरीद दिए। अपने घर में बाहर की साफ़ सफाई का वह फूल पौधों में पानी डालना, खरपतवार साफ़ करना आदि का काम उन्हें पकड़ा दिया, ताकि उनकी कुछ आमदनी होती रहे। वह खुश थी। उसने जो सोचा कर दिखाया। लड़कियां सुबह शाम में उसके घर नियम से आती, काम करती और उससे पढ़ती। दोनों बहनों को पढ़ाई छोड़े हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए बहुत मेहनत से भी हासिल थोड़ा ही हो पाता। रवीना ने अपना 100% लगा दिया उन्हें साक्षर बनाने में। 2 महीना बीतते बीतते वह निश्चिंत हो गई। अब पढ़ाई से नहीं भागेंगी। बनारस में भाई की बेटी की शादी पड़ गई। उसने लड़कियों को खूब होमवर्क दे दिया, कुछ रुपए भी दिए। पीछे से किसी बात के लिए परेशान न होना। 12-15 दिन बनारस से लगा कर आई। आते ही सुगना को फ़ोन किया। फ़ोन आउट ऑफ रेंज आता रहा। स्कूल में पता किया तो पता चला दोनों बहनें पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही। दूसरे दिन रवीना उनकी बस्ती में पहुंच गई। सुगना के घर के आगे खड़े होकर सुगना को आवाज़ दी। छोटी बहन निकल कर आई। तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? सुगना कहाँ है? वह रोष में बोली। सुगना दीदी भाग गई किसी के साथ। वह बिल्कुल सपाट स्वर में बोली, जैसे एक उम्र के बाद भाग जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। उनका विधिवत ब्याह आखिर कौन करेगा? रवीना हतप्रभ रह गई। मात्र 15 साल की सुगना का भविष्य आंखों के आगे नाच गया। 2 दिन की चांदनी भी नसीब होगी या नहीं उसे। नशे में पिटती सुगना
पेट की आग बुझाने के लिए फिर से कूड़ा बीनने लगी है। ढेर सारे बच्चे पैदा कर कृषकाय सुगना एक बार फिर इसी एक खोली में आ गई। फर्क सिर्फ इतना कि आंखों में अनदेखे सपनों का स्थान अब बच्चों की भूख ने ले लिया था। वह अपनी माँ की कहानी दोहराने लगी है। तुम किसके साथ रहती हो? थकी सी आवाज़ में वह बोली। मैं अपनी खोली में रहती हूँ। पड़ोस में नर्मदा मौसी हैं। मौसी तो अच्छी हैं, पर मौसा अच्छा आदमी नहीं है। छुटकी के कथन पर रवीना सख्ते में आ गई। छुटकी की आवाज़ में कुछ रहस्य था। उसने आंखें उसकी आंखों से मिलाई। उसकी आंखों में दहशत के चिन्ह साफ नजर आ रहे थे। तुम क्यों नहीं गई स्कूल? वह थकी हुई आवाज़ में बस इतना ही बोली। मौसी ने ना किया। सुबह अपने साथ कूड़ा बीनने ले जाती हैं। अब की बार रवीना कोई जिरह नहीं कर पाई। दिल में आया कहे, मेरे साथ रहोगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। यह इतना सरल नहीं है। अपनी मर्जी से ये बाल श्रम कर रहे हैं, पर उसकी साफ नीयत पर भी कौन भरोसा करेगा? चाइल्ड लेबर का ठप्पा लग जाएगा। होम करते हाथ वह भी नहीं जलाना चाहती। दूर से ही मदद ठीक है, जो बन पाएगा बहुत किंतु परंतु है। कितने दिन दूर से दुलराएगा इसे? घर आते रवीना के कदम मनोभारी हो रहे थे।